रक्षाबंधन पर 5 जुगाड़ू बहू का एक भाई। जहां नीतू कथा की उनके पुश्तैनी ससुराल में पहली रसोई थी। तीनों बड़ी बहुएं बावर्ची खाने में उपस्थित हैं। बड़ी जेठानी जी, मैं तो कहती हूँ हम तीनों बावर्ची खाने से बाहर चलते हैं। हमारे होने से दोनों देवरानियां भी असहज हो रही हैं और कोई पर्व के पकवान थोड़ी बनाने हैं, बना लेंगी ये। और कोई दिवाली या छठ पर्व के लिए पकवान थोड़ी छानना बनाना है। रक्षाबंधन का बड़ा सुंदर बाजार लगा है, चलिए चलते हैं, थोड़ी राखी और साड़ी खरीद लेंगे। जहां रक्षाबंधन को लेकर मिष्टी सेजल के मन में उत्साह भरी थी, तभी पायल कहती है, मिष्टी सेजल, तुम दोनों हमारे पुश्तैनी ससुराल के रिवाज को अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान की बहुएं खरीदारी के लिए हवेली से बाहर नहीं जाती हैं। पर जेठानी जी, बहू को बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? देवरानी जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ जी हवेली की पुश्तैनी रीति रिवाज को लेकर बहुत पक्की हैं। हम बहुओं को साल में पर्व पर ही बाहर जाने की इजाजत होती है, वो भी केवल हमारे कुल की पंडित जी को निमंत्रण देने। अभी रक्षाबंधन पर भी जाएंगे। पुश्तैनी ससुराल के कायदे कानून सुनकर नीतू और कथा दंग हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बड़े गरीब घर द्वार से थीं, जिनको वसुंधरा के दोनों बेटों ने अपने पसंद से चुना था। इसीलिए वसुंधरा देवी ने राजी खुशी से दोनों की शादी करवा दी। पर जेठानी जी, हम दोनों हर साल रक्षाबंधन पर अपने हाथों से बनाई हुई राखी अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं। हाँ, शादी से पहले हम खुद बाजार जाकर मोती धागे खरीद कर लाती थी और राखी बनाती थी। एक बार माँ जी से बोलकर देख लेंगे, क्या पता बाजार जाने दे। वैसे तो माँ जी का स्वभाव कायदों को लेकर बहुत कड़ा है, उन्हें कितना भी मक्खन लगा लो वो नहीं पिघलने वाली। सेजल की बात सुनकर नीतू कथा दुखी हो जाती है। तभी शाही मेज पर से वसुंधरा आवाज देती है, सेजल बहू, मिष्टी बहू, पायल बहू, और कितना समय लगेगा खाना पकने में? जी बस बनी वाला है माँ जी, केवल कचौरी लगानी है। बड़ी बहू, मैंने तुम तीनों को बावर्ची खाने में अचार डालने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि अपनी देखरेख में देवरानी से खाना पकवाने के लिए भेजा था। 10 मिनट में अगर खाना मेज पर नहीं लगा तो तुम्हारी खैर नहीं। सास के ऐसे धमकी देने पर तीनों डर जाती हैं। अरे तुम दोनों देवरानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नीतू, तुमने अभी तक कचौरी का मैदा भी नहीं लगाया। और कथा, तुम ये क्या धीरे धीरे खीर में करछी चला रही हो? ऐसे तो बीरबल की खिचड़ी पकती रह जाएगी। शक्कर डाल दिया क्या? जी नहीं जेठानी जी, बस अभी डाल देती हूँ। कथा जल्दी से खीर में 4-5 ढक्कन भरकर चीनी डाल देती है, जिस पर मिष्टी टोकती है। देवरानी जी, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने खीर में कितनी ज्यादा चीनी झोंक डाली है? अब तो पक्का देखना, खीर चाशनी जितनी मीठी होनी तय है। और माँ जी को तो तेज मीठे पकवान से 36 का आंकड़ा है। डर के मारे कथा के हाथ पैर फूलने लगते हैं। जेठानी जी, शक्कर ज्यादा डल गया क्या? मगर खीर भी तो पतीला भरकर बनी है, तो मैंने इसके हिसाब से ही सही मात्रा में स्वादानुसार चीनी डाली है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं चख कर देख लेती हूँ। कथा चम्मच में थोड़ी सी खीर निकाल कर चखती है। वाकई इस खीर में तो काफी ज्यादा मात्रा में शक्कर पड़ गई। कोई नहीं, मैं अभी जुगाड़ लगाकर ठीक कर देती हूँ। खीर में बड़ी चीनी बराबर करने के लिए कथा अपना जुगाड़ दिमाग चलाती है और मुट्ठी भर कच्चे बासमती चावल और काजू पीसकर खीर में मिला देती है, जिससे मीठा संतुलित हो जाता है। जब पायल दोबारा से खीर चखती है तो प्रशंसा करती है, क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाया। कितनी आसानी से खीर के अंदर से एक्स्ट्रा शक्कर कटा दिया। सच में जेठानी जी, हमारी देवरानी बड़ी जुगाड़ू है। वैसे ये जुगाड़ आगे पकवान बनाने में हमारे काम आ सकता है। मुझसे तो हर बार गुजिया मालपुए का जायका मीठा हो जाता है। इस बार तो रक्षाबंधन पर हम पांचों मिलजुल कर मीठे तीखे नमकीन हर किस्म के पकवान बनाएंगे। पकवानों पर चर्चा करते हुए पांचों मेज पर सारे व्यंजन सर्व करती हैं। तभी दरवाजे पर एक बाबा आते हैं। भिक्षाम देही, बेटी बाबा को कुछ भिक्षा दे दो। बहू देखो, दरवाजे पर कोई भिक्षुक बाबा है। तुम पांचों अपने हाथों से आटा और आलू छूकर दान कर दो। सावन के महीने में दान करने से पुण्य मिलता है। तब पांचों बहुएं आलू आटा पैसे छूकर उस बाबा को दान में दे देती हैं। वहीं खाना खाते हुए ससुर नरेश, छोटी बहू, तुम दोनों ने खाना बहुत ही जायकेदार बनाया है। खाकर मन खुश हो गया। थैंक यू पापा जी। वाकई बहू, तुम दोनों का हाथ मिर्च मसाले डालने में जमा हुआ है। खाने का जायका इन सब चीजों से अच्छा और खराब होता है। इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को भी ऐसे ही पकवान बनाकर खिलाना। जी माँ जी। माँ जी, क्या हम रक्षाबंधन के शॉपिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, अगर आप सहमत हो?
ठीक है बहू, कराना शॉपिंग, लेकिन पहले तुम पांचों पंडित जी को न्योता दे आना। रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर हम 11 पंडित से हवन और उन्हें सात्विक भोजन खिलाते हैं। आज तो तुम पांचों ने रसोई में ही ज्यादा समय खपा दिया, तो कल चले जाना। अगले दिन पांचों बहुएं पुश्तैनी पहनावा और ज्वेलरी पहनकर पंडित जी को न्योता देने चल पड़ती है। कई दिन पहले से ही बाजार में रक्षाबंधन की चहल पहल छाई हुई थी। कुछ ही देर में पांचों घने जंगल से होकर गुजरती हैं, जहाँ घने मोटे तने वाले पेड़ थे। चिड़िया पेड़ों पर बसावट डालकर बैठी थी। गाय और बच्चियां चराइयों में चर रही थीं। जंगल का खुशहाल वातावरण देख पांचों खुश होती हैं। इन पेड़ों पर हरी हरी पंछियों की मीठी तान, ठंडी हवा, ये वातावरण मन को मोह लेने वाला है। सच में इस जंगल में कितना सुख भरा वातावरण है। थोड़ी देर यहीं शरण ले लेते हैं। ठंडकपन भरा स्थान देखकर पांचों कुछ पल आराम करने ठहर जाती हैं, जहां ठंडी ठंडी हवाओं में उन्हें झपकी आने लगती है। जब पांचों की आंख खुलती है तो वो हक्की बक्की हो जाती हैं, क्योंकि वो चोरों के चंगुल में फंसी हुई थी। कौन हो आप लोग? छोड़ो, हमें जाने दो। चली जाना, पर जान छुड़ाने के बदले अपने सारे बेशकीमती जेवर हमें दे दो। डर के मारे बारी बारी से सब गहने दे देती हैं। ज्यादा चाल पट्टी खेलने की जरूरत नहीं है, ये चेन भी उतार। नहीं, मैं ये किसी कीमत पर नहीं दूंगी, ये मेरे भैया की निशानी है। जिद मत करो नीतू, दे दो। चांदी की चेन ही तो है, इसके चक्कर में हम जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। लालची ठग चोर जल्लाद की तरह उसके गले से चेन खींच लेता है, जिससे कि वो एक ठोस कटे पेड़ की जड़ पर गिरती है, जिससे सर जख्मी हो जाता है। माँ, मेरा सर। नीतू, तुम ठीक तो हो? कोई बचाइए हमें। हे भगवान, कैसे पत्थर दिल लोग हैं, खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कृष्ण कन्हैया, ये चोर तो हमारे प्राण के खोजी हो गए हैं, बचाओ प्रभु। उस टाइम जंगल में लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे, पर कोई भी मदद को आगे नहीं आता। तभी गरीब सुनील अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब चोरों को मारकर उन पांचों बहू को उनके चंगुल से छुड़ाकर बचाता है। बहन, आप सब ठीक तो हैं? भैया, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बचा लिया। हम चलते हैं। बहन, सूरज डूब गया है, अंधेरा भी होने वाला है। इस वक्त जंगल पार करके जाना सुरक्षित नहीं होगा। पास ही में मेरी छोटी सी झोपड़ी है, आप सब चलिए। पांचों सुनील के साथ उसके गरीब से बसेरे में आती हैं, जो कि घने जंगल के बीचों बीच घास पत्ते की मढ़ाई खड़ी थी। आओ बहन, मुझ गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। यही छोटा सा ठिकाना है मेरा। सुनील कच्ची मिट्टी पर चटाई बिछा देता है। पांचों बैठ जाती हैं। एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना था, डिब्बे में मुट्ठी भर अनाज थे। थोड़े में ही वो गरीब भाई 2 टाइम पकाकर खाता था। पर कहते हैं ना कि एक गरीब चौखट पर आए मेहमान की जितनी कदर करता है, अमीर भी उतना बढ़ चढ़कर नहीं करता है। मैं आप सबके लिए चाय बनाता हूँ। भैया, आपको हमारे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहन, भाई कहा है तो दरवाजे पर आई बहनों का आदर भाव करने दो। मैं बस थोड़ी लकड़ी काट कर आता हूँ। सुनील जैसे झोपड़ी से बाहर जाने लगता है तो जख्म से लड़खड़ा जाता है। तभी कथा मिष्टी देखती हैं कि उसका पैर लहूलुहान है। दोनों के आंसू छलक पड़ते हैं। भैया, आपको तो कितना गहरा जख्म आया है, आप यहीं रुकिए, हम लकड़ी लाते हैं। नहीं 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 बहन, तुम्हें इस घने जंगल की परख नहीं है। मैं लाता हूँ लकड़ी। भैया, आपको नहीं जाना, देखिए कितना खून बह रहा है। पायल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर डबडबाई आंखों से बांध देती है। वहीं नीतू कथा सेजल जंगल से लकड़ी और कुछ जड़ी बूटी के पत्तों की परख करके ले आती है। नीतू झट से जुगाड़ू लेप बनाकर लगा देती है। देखना भैया, इस जड़ी बूटी के लेप से दर्द दूर हो जाएगा। बरसों के बाद किसी ने उस गरीब अनाथ भाई की इतनी फिक्र करी थी, जिसे सुनील का दुखों और आंसुओं से भरा मन गुजरी हुई जिंदगी में खो गया। कुछ साल पहले। माँ, कंचन, अरे मैं कह रहा हूँ ना, इतना गहरा जख्म नहीं है, पट्टी कर दोगी तो सुबह काम पर कैसे जाऊंगा? भैया, एक दिन अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। चुपचाप से मुझे मलहम लगाने दो। अरे पगली, तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं मर गया हूँ। मेरे आपके दुश्मन, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। भैया, बाबूजी के जाने के बाद आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। भैया, तुम ये ईंट भट्टे का काम छोड़ क्यों नहीं देते? कंचन, अगर काम छोड़कर घर बैठ जाऊंगा तो तेरा पेट कैसे भरूंगा? कल को तेरा कन्यादान भी करना है, उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं। तुझे तो पता है कि तेरा ये भाई, गरीब भाई, पढ़ा लिखा नहीं है कि कहीं अच्छी नौकरी चाकरी कर सके।
भैया आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मेरे जाने के बाद आपको कौन बनाकर खिलाएगा? कंचन, बहनें तो होती ही पराया धन है। एक ना एक दिन उन्हें अपने भाई का घर छोड़कर अपना घर बसाना ही पड़ता है। तू भी शादी करके अपनी घर परिवार में उलझ के रह जाएगी, अपने इस गरीब भाई का हालचाल पूछने भी नहीं आएगी। भैया ऐसा नहीं होगा, मैं हर साल रक्षाबंधन पर तुम्हें राखी बांधने आऊंगी। सुनील बहुत ही छोटा था जब उसके माता पिता गुजर गए। उस दुर्घटना ने 7 साल के सुनील की दुनिया उजाड़ दी। टूटा हुआ मन और नम आंखों से वह दुधमुही कंचन को गोद में लिए फूट फूट कर रोया। पर वहीं अभी माँ बाप की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस अनाथ भाई बहन को मकानदार ने घर से निकाल दिया। भूखा प्यासा भाई नन्ही सी बहन को गोद में लिए कई दिनों तक दर दर की ठोकर खाता रहा। तब दया खाकर एक ढाबे वाले ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेचारा सारा दिन जूठन धोता ताकि बहन के लिए थोड़ा दूध खरीद सके। ऐसे ही कई साल गुजर गए। सुनील खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने अपनी बहन को खूब पढ़ाया लिखाया। फिर एक दिन, सुनील, अरे खाने के टाइम तो कम से कम शरीर को आराम दिया कर। चल रोटी खा ले। काका, काम नहीं करूंगा तो रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उसका मनपसंद तोहफा कैसे दिलाऊंगा? सुनील, कंचन के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का अच्छा खासा घर परिवार है। काका, आप बात चलाइए। मगर लड़के वाले की दहेज की मांग है। काका, दहेज की चिंता मत कीजिए, बस मेरी कंचन को खुश रखे, मैं सब कर लूंगा। 1-2 दिन बाद ही लड़के वाले कंचन को देखने आते हैं और उसे पसंद करके 1 महीने बाद शादी रखते हैं। समय गुजरता है। सुनील दिन रात दहेज की चिंता में घुलता रहता है और एक दिन भट्टी में ईंट बनाने के दौरान हाथ जला लेता है। माँ, मेरा हाथ। सुनील, तू ठीक तो है? हे राम, कितना हाथ जल गया है। क्या हो गया है तुझको? मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तू खोया सा रहता है। क्या चिंता है तुझको? काका, जिस भाई के सीने पर शादी करवाने को जवान बहन हो, उसे चिंता तो होती ही है। कंचन की शादी के लिए बस कुछ दिन रह गए हैं। अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बारातियों का आदर भाव कैसे होगा? मेरी कंचन की विदाई कैसे होगी? सोच रहा हूँ मकान बेचकर शादी कर दूं। सुनील, घर बेच देगा तो खुद कहाँ रहेगा? सोचा है तूने? जीवन बहुत लंबा चौड़ा है बेटा। सारा जीवन तो तूने बहन पर न्यौछावर कर दिया। काका, बस मुझे कंचन का कन्यादान करके माँ बाबूजी को दिया वादा निभा लूं। मेरा क्या है, मेरे आगे पीछे है ही कौन जो मकान की जरूरत है? कहीं भी मड़ई डालकर काट लूंगा जीवन। आखिरकार दहेज की रकम जोड़ने के लिए वह गरीब भाई खून पसीने से कमाए पाई पाई जोड़कर बनाया हुआ घर बेचकर धूमधाम से बहन की विदाई कर देता है और खुद कर्ज के बोझ के नीचे आ जाता है, जिसे वो जंगल में बसावट कर लकड़ी काट कर बेचकर गुजर करने लगता है। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं, मगर हर रक्षाबंधन पर उस गरीब भाई की कलाई सूनी रह जाती है। गुजरे पलों को याद करके सुनील की आंखें छलक पड़ती हैं। सुनील की दुखड़ी कहानी सुनकर पांचों का मन भर आता है। हर साल कंचन मेरी कलाई पर अपने हाथों से राखी बनाकर बांधती थी, मेरे लिए खुद से पकवान बनाकर खिलाती थी। अब तो हर साल कलाई सूनी रह जाती है। बोलते बोलते उसके मन में भरी अथाह पीड़ा आंसू बनकर बहे जा रही थी। भैया, अपने आंसू पोंछ लीजिए। आज हम अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाएंगे। पांचों बहुएं गरीबी के अभाव में थोड़े से राशन में ही मिलजुल कर खाना पकाती हैं और परोस कर खिलाती हैं। अगले दिन पांचों पंडित जी को न्योता देकर वापस घर आती हैं और अपनी सास पति को सब कुछ बताती हैं। अगर वो सही मौके पर नहीं आते तो जाने क्या हो जाता। भगवान उसको लंबी उम्र दे जो उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी बहू की जान बचाई। माँ जी, हम पांचों की इच्छा है कि हम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के साथ साथ उन्हें भी राखी बांधे। बहुओं, उस भाई की कलाई तो सबसे पहले तुम्हारी राखी की हकदार है, क्योंकि रक्षाबंधन का महत्व बहन की सुरक्षा करना होता है। सगी बहनें न होने के बावजूद भी उसने अपना खून बहाकर तुम्हें बचाया है। अपनी सास के सहमत हो जाने पर पांचों काफी ज्यादा खुश होती हैं और रक्षाबंधन की तैयारी में जुट जाती हैं। सुनील भैया काफी सीधे आचरण के हैं। उन्हें रक्षाबंधन पर हमारे महंगे उपहार देने से कहीं ठेस न पहुंचे, इसलिए हम पांचों उनका मान रखने के लिए खुद से पकवान, कपड़े, राखी सब बनाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं रक्षाबंधन के लिए बाजार जाती हैं और कथा कपड़े की दुकान पर आती हैं। ये लीजिए, बिल्कुल मक्खन जितना मुलायम कपड़ा है, मक्खन की तरह कट जाएगा। ये लड्डू कलर भैया पर खूब खिलेगा, यही ले लेते हैं। कथा दुकानदार से कपड़ा खरीदती है, वहीं दो बहू रक्षाबंधन पर पकवान बनाने के लिए सूजी, मावा, घी वगैरह की खरीदारी करती हैं और दो बहू राखी बनाने के लिए मूर्ति, गोटे, लेस खरीदती है।
मिष्टी देखो, ये लाल रंग का रेशमी धागा कितना चमकदार है, इसकी राखी अच्छी बनेगी। मैं तो मोर पंख वाली राखी बनाऊंगी, देखो कितना जच रहा है। रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के बाद पांचों जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़ने लगती हैं तो वह सुनील को बाजार में बोरी ढोते देखती हैं। उसके हाथ और पैरों में नील पड़ा था, जो कि मार खाने के चोट के निशान थे। अरे ओ हरामखोर, ये क्या कछुए की तरह धीरे धीरे बोरी उतार रहा है? जितने में तू एक बोरी उतार रहा है, बाकी लेबर 4 उतार रहे हैं। चल फूट यहाँ से, तेरे बस का नहीं है ये। सेठ, ऐसा मत कहो, मुझे दिहाड़ी मारने दो। तुम मुझे बाकियों से थोड़े कम पैसे दे देना। कल रक्षाबंधन है, मुझे अपनी बहनों को उपहार देना है। सुनील की लाचारी देखकर पांचों का मन कचोट पड़ा। रोते हुए सब घर चली आईं। अगले दिन पांचों रक्षाबंधन पर उपवास रखकर पकवान राखी बनाने में जुट गईं। इतने में पांचों के भाई भी राखी बंधवाने के लिए आ गए। नमस्ते नमस्ते माँ जी, पापा जी। खुश रहो पायल बहू, सेजल, मिष्टी बहू। अरे कहाँ हो पांचों? कार्तिक और पार्थ राखी बंधवाने के लिए आ गए हैं, नाश्ता पानी करवाओ। जी माँ जी। तब पायल उन्हें बिठाकर नाश्ता परोसती है। अरे बहन, खाएंगे पिएंगे बाद में, पहले हमें राखी बांध दो। अभी नहीं भैया, पहली राखी हम बड़े भैया को बांधेंगे। पायल ने कार्तिक को सब कुछ बताया। सुनील का किया त्याग बलिदान सुनकर उनकी भी आंखें भर गईं। कुछ ही देर में पांचों जुगाड़ू बहू थाल में राखी, मिठाई, पकवान सजा लेती हैं। वहीं कथा अपने हाथों से सिले कपड़े ले लेती है और पांचों सुनील को राखी बांधने के लिए जाने लगती हैं। तभी उनके पांचों भाई भी उनके साथ चल पड़ते हैं। रुकिए दीदी, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। उस मौके पर हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाई, लेकिन जिस भाई ने हमारी बहन की रखवाली की, हम उसे मिलकर धन्यवाद देना चाहते हैं। सब गाड़ी में बैठकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां गरीब सुनील अपने फुटपाथ वाले तंबू में आंखें जमाकर उन पांचों का इंतजार कर रहा था। टूटे हुए मन से बार बार वह अपनी सुनी कलाई को देख रहा था। पांचों को अपनी आंखों के सामने देखकर वह फूला नहीं समाया। आओ बहन, मैं तुम पांचों का इंतजार कर रहा था। कल एक पल को लगा कि तुम पांचों नहीं आओगी। इस साल भी मुझ गरीब की हथेली सूनी रह जाएगी। भैया, जिस भाई की 5 बहन हो उसकी कलाई भला खाली कैसे रह सकती है? भैया, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से राखी का जोड़ा बनाया है, इसे पहन लीजिए। कथा के दिए कपड़े को सुनील खुशी से स्वीकार करता है और अपना मैला फटा कुर्ता बदल कर नया पहनता है। तब पांचों बारी बारी से सुनील को राखी बांधकर तिलक और आरती करके पकवान खिलाती हैं। भगवान करे तुम्हें हम पांचों बहनों की भी उम्र लग जाए भैया, और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख हमारी सारी खुशियां तुम्हारे हिस्से में हो जाए। सुनील पांचों को रक्षाबंधन के शगुन में अपने तरफ से खरीदी सारी झिझक के साथ उपहार में देता है। बहन, तुम्हारे इस गरीब भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि कुछ महंगा मोल ले सकूं। अपनी क्षमता के अनुसार ये केवल साड़ी खरीदी है, बड़े मन से रंग चुनकर खरीदी है। तुम सब पर खिलेगी। कथा बहन, ये गुलाबी साड़ी तुम्हारे लिए। पायल बहन, ये नीली साड़ी तुम्हारी। मिष्टी बहन, ये हरी वाली तुम्हारी, और ये लाल संतरी तुम्हारी। भैया, उपहार का मोल उसकी महंगी कीमत से नहीं बल्कि देने वाले के मन से होता है। हमारे लिए हमारे भैया का दिया भेंट हम बहनों के लिए सोने से भी बेशकीमती है। नीतू धन्यवाद करते हुए उस साड़ी को सर माथे से लगाकर स्वीकार करती है। तभी पार्थ भी सुनील का मुंह भरकर शुक्रगुजार करता है। भैया, समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से आपको धन्यवाद बोलूं। आपने हम 5 भाइयों पर जो उपकार किया है वो बहुत बड़ा है। अगर उस स्थिति में आपने हमारी बहनों की जान नहीं बचाई होती तो शायद हम अपनी बहनों का मुंह भी नहीं देख पाते। आपका एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये मत समझिएगा कि हम आपकी खुददारी को खरीद रहे हैं। हमारी तरफ से थोड़े पैसे लेकर आप कोई काम शुरू कीजिए। ये एक छोटे भाई की तरफ से बड़े भाई को मदद है। नहीं, अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहन की जान बचाने की कीमत ली है। भैया, पैसे ले लीजिए, हम पांचों ने आपको भाई नहीं परिवार का हिस्सा माना है। भैया, मदद नहीं तो कर्ज समझ कर रख लीजिए, जब आपके पास हो जाए तब लौटा देना। सुनील अंत तक पैसे लेने से झिझक जाहिर करता है, पर फिर पांचों बहुओं के जोर देने पर मदद स्वीकार कर लेता है और उन पैसों से खाने पीने का काम खोल लेता है, जो कि थोड़े ही समय में खूब अच्छा जम गया, जिससे बिक्री और आमदनी बसती है, जिससे वो जल्दी पैसा चुका देता है। मगर उनके बीच लगा भाई बहन का नाता और गहरा हो जाता है। हर साल अब पांचों जुगाड़ू बहुएं रक्षाबंधन पर पकवान, मिठाई, राखी बनाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाने आती हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम दर्शाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार खून के रिश्ते के महत्व से नहीं जुड़ा, बल्कि उस अटूट धागे से जुड़ा है जो एक बहन का उसके भाई की कलाई पर दिल से बांधा एक मजबूत डोर है।